हेलो एवरीवन, मैं मनीषा राव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल स्टडी जर्नी में। फ्रेंड्स, जो भी हमने सीरीज चलाई थी आप सभी लोगों को पता है, चंडीगढ़ टीजीटी पीजीटी के लिए जो हमारा जनरल सेक्शन आएगा जिसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड आने वाला है, उसकी ये आज हमारी 3rd क्लास रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, सीधा चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब तक आप लोग देख चुके हैं कि हमने जो दीक्षा पोर्टल है उसके बारे में पढ़ लिया है। साथ में मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को टीचिंग क्या होती है, व्हाट इज टीचिंग, व्हाट इज पेडागोजी, नेचर ऑफ टीचिंग, साथ में वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, ये सभी मैं आपको क्लियर करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उनसे गो थ्रू हो जाइएगा, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज चलते हैं। अपना जो टॉपिक है हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ये हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आपका जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो किस प्रकार से चलता है। साथ ही उसके बाद आप लोग देखेंगे कि जो शिक्षण प्रक्रिया है, हमारा जो टीचिंग प्रोसेस है, उसका जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग जो हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने क्या क्या दिया है। साथ में उसी के साथ ही हम लोग देखने वाले हैं जो शिक्षण विधि होती है क्या होती है, शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, शिक्षण सिद्धांत क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण सूत्र कि शिक्षण सूत्र की डेफिनेशन क्या होती है, मेनली कौन कौन से शिक्षण सूत्र होते हैं, एक एक करके मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं शिक्षण सिद्धांत, टीचिंग प्रिंसिपल। तो हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी लंबी रहे, और हाँ, इतनी शॉर्ट ही है कि आप लोगों से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर बन जाएंगे, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जब हम पढ़ते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, तो देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आप सभी को पता है कि जो शिक्षण कार्य है, जो टीचिंग है, वो क्यों की जाती है भाई। एक अधिक परिपक्व व्यक्ति, यानी जो थोड़ा सा मैच्योर होता है, वो अपने से कम मैच्योर वालों को क्या देता है भाई, शेयरिंग ऑफ नॉलेज। यही मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में बताया था, वही क्या होती है, हमारी टीचिंग होती है। तो शिक्षण कार्य बालक को एक दिशा देती है, बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर एक मानव ही मानव का निर्माण करता है, बिल्कुल सही बात है। आप सभी लोगों को पता है, आप सभी लोग ये चीजें जानते हैं कि भाई जो एक बच्चा होता है उसकी जो पहली गुरु होती है उसकी माँ होती है, अपनी माँ से सीखता है। उसके बाद वो स्कूल में जाता है, स्कूल से सीखता है, और एक बच्चे के भविष्य के अंदर उसकी माँ और उसके अध्यापकों का एक अच्छा खासा रोल होता है। तो यानी मानव ही मानव का क्या करता है, निर्माण करता है। साथ में मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि भाई जो टीचिंग है वो एक सामान्य प्रोसेस नहीं है, एक मतलब सिंपल प्रोसेस नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक समस्या है। हमें सोचना पड़ता है कि भाई हमें क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है और किसको पढ़ाना है, ये सारी बातें हमें सोचना पड़ती है। अब मैं आप लोगों को जो चंडीगढ़ टीजीटी पीजीटी के लिए जो मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ, तो इसके अंदर ये तो नहीं सीधा मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आ गई। इसके बारे में पहले मैंने सोचा है, आप लोगों का सिलेबस देखा है, उसको अच्छे से एनालिसिस किया है कि भाई कौन सा टॉपिक मुझे कहाँ से मिल सकता है। उसके बाद ही मैंने आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किए होंगे, उसके अंदर कुछ मॉडरेशन मैंने किया है। उसके बाद आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड की है। साथ में मुझे ये भी सोचना पड़ रहा है कि मुझे किसको पढ़ाना है, कि भाई जो चंडीगढ़ टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको पढ़ाना है। तो ये सारा एक क्या है, प्रोसेस है, ये एक सामान्य क्रिया नहीं है। यहाँ तक कि जो NN मुखर्जी हुए हैं उनका क्या कहना है कि जो शिक्षण है वो एक चाय के प्याले के समान नहीं, यह तो क्या है भाई, कला और विज्ञान है। पिछली वीडियो में ये बात मैं आपको बता चुकी थी, तो ज्यादा टाइम इसके ऊपर नहीं वेस्ट करेंगे। शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता जरूर होती है, क्योंकि एक हमारे पास सिखाने वाला हो लेकिन कोई सीखने वाला ही नहीं होगा तो शिक्षण किस प्रकार से हो पाएगा। और सीखने वाला हो और सिखाने वाला ना हो तो भी टीचिंग प्रोसेस क्या है भाई, बेकार है। ओके, नेक्स्ट आता है मोरिशन। मोरिशन क्या कहते हैं कि भाई एक अधिक परिपक्व व्यक्ति, एक ज्यादा मैच्योर्ड व्यक्ति अपने अंत्य संबंधों के माध्यम से, यानी इंटरेक्टिव प्रोसेस से, जो कम परिपक्व व्यक्ति है उसको क्या करता है, सिखाता है। वही आपका क्या होता है, टीचिंग होती है। जैक्सन का क्या मानना है कि ये तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसके बीच में होती है, एक तो परिपक्व व्यक्ति होता है और एक बिल्कुल अनमैच्योर्ड पर्सन होता है, अपरिपक्व होता है। उनके बीच में जो इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है वही क्या होती है, टीचिंग होती है। तो ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग मानना था, ये आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए फ्रेंड, जो शिक्षण प्रक्रिया का जो दृष्टिकोण है
वो भाई पहले कैसा होता था, बाइपोलर होता था। पहले आप सभी लोगों को पता है कि पहले गुरुकुल के अंदर शिक्षा दी जाती थी। ओके, तो जो द्विमुखी जो बाइपोलर प्रोसेस है वो किसने बताया था? टीचिंग को बाइपोलर प्रोसेस बताने वाले कौन थे? एडम्स थे। इनका नाम भी आपको याद रखना है कि आपसे पूछ ले टीचिंग एक बाइपोलर प्रोसेस होता है, तो ये किसने बताया था? किसने बताया था भाई? एडम्स ने बताया था। क्योंकि गुरुकुल के अंदर क्या होता था, एक तो गुरु होता था और एक हमारे पास क्या होता था भाई, उसका शिष्य होता था, शिक्षार्थी होता था। और गुरु क्या करता था? बालक के जो अज्ञान रूपी जो अंधकार था उसको क्या करता था भाई? मिटाता था। वहां पे ज्ञान रूपी प्रकाश से वो चीजों को उजागर करता था। तो ये था भाई बाइपोलर प्रोसेस। ये पीछे का जो दृष्टिकोण रह चुका है, जो हमारा प्राचीन दृष्टिकोण रह चुका है, एडम्स के अनुसार ऐसा था। लेकिन जिस टाइम पे हम हम प्रेजेंट में हैं, मॉडर्न के अनुसार देखें तो जो हमारा टीचिंग प्रोसेस है वो एक बाइपोलर ना होकर के एक कैसा प्रोसेस है? ट्राइपोलर प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? ट्राइपोलर प्रोसेस है। आपकी एक त्रिमुखी प्रणाली है जिसके अंदर आपके सामने क्या होगा? एक तो आपका टीचर होता है, दूसरा आपका स्टूडेंट होता है, और साथ में आपके सामने होती है भाई विषय वस्तु। ओके, विषय वस्तु यानी आपका कोई सब्जेक्ट होगा, कोई कंटेंट होगा, और जो आपके टीचिंग मेथड्स होंगे, जो भी टीचिंग स्किल्स यूज करेगा, जो भी टीचिंग एड्स यूज करेंगे, ये सब आपके किस में आ जाएगी भाई? विषय वस्तु के अंतर्गत आ जाएगी। दो तो इसमें क्या हो गए? मानवीय संसाधन हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, और दो हमारे पास क्या हो गए भाई? फिजिकल रिसोर्सेज हो गए, भौतिक संसाधन हो गए। दो नहीं, सॉरी, एक। जो विषय वस्तु है, जो कंटेंट है, वो हमारा कैसा है? भौतिक संसाधन। शिक्षक और शिक्षार्थी हमारे कैसे हैं भाई? मानवीय संसाधन है। ओके, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखिए भाई, अब ट्राइपोलर प्रोसेस तो बता दिया, लेकिन ट्राइपोलर प्रोसेस के ऊपर भी दो अलग अलग जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उनके दोनों के अलग अलग विचार रहे हैं। एक आपने नाम सुना होगा जॉन डीवी का, दूसरा आपने नाम सुना होगा बीएस ब्लूम का। ओके, तो डीवी का भी हमारे जो साइकोलॉजी है हमारी, जो हम पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, जो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, बच्चों को जो पढ़ाते हैं, जो एनसीएफ 2005 है, ये जो एनईपी 2020 है, तो जॉन डीवी से बहुत ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि जॉन डीवी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने लर्निंग बाय डूइंग पर क्या दिया था भाई? बल दिया था। ओके, उसके साथ जो आपकी किलपैट्रिक थे, उन्होंने जो आपकी प्रोजेक्ट मेथड है वो आपकी किलपैट्रिक लेकर के आए थे। ये सभी बातें आप लोगों को पता होंगी। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो ब्लूम ने दी थी। ओके, तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्लासेस में हम ब्लूम टैक्सोनॉमी भी पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग ये श्योर कर लीजिए कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों का चंडीगढ़ टीजीटी पीजीटी का जो सारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। अब देखिए, मैंने कल आप लोगों के लिए क्लास नहीं ली, तो कल आप लोगों के कॉमेंट्स आने शुरू हो गए थे कि भाई मैं आपका अगर क्लासेस नहीं दूंगी तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और जब मैं क्लास बनाती हूँ तो ना तो आप क्लासेस को देखते हैं, ना ही उनको शेयर करते हैं। तो प्लीज ऐसा ना कीजिएगा, क्लासेस को कंप्लीट देखिएगा और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, उन लोगों की भी मदद हो सके। और साथ में मैं आप लोगों को खुलकर बताती हूँ, भाई मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ लोग जुड़ रहे हैं, लोग सीख रहे हैं, हाँ मुझे इस प्रोसेस में आगे बढ़ना चाहिए। ओके, तो आप लोग प्लीज इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं, इतनी तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकती हूँ। साथ में एक प्यारा सा कॉमेंट भी आप लोग छोड़ सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी है, या कहीं पर आपका कोई डाउट रह जाता है तो वो भी आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए भाई, तो जो डीवी थे जो हमारे, वो क्या बताते हैं कि भाई हमारे पास एक तो क्या होता है? शिक्षक होता है, एक शिक्षार्थी होता है, और एक क्या होता है? समाज होता है, एनवायरमेंट होता है। जो इन्होंने जो डेफिनेशन दी उसके अकॉर्डिंग क्या है भाई? इनका जो दृष्टिकोण है वो कैसा है? व्यापक है, ब्रॉड। इनकी जो थिंकिंग है वो कैसी है? ब्रॉड है। ओके, जो शिक्षक है वो कैसा होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। जबकि जो स्टूडेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है भाई? टीचर के ऊपर डिपेंड होता है। तो शिक्षार्थी आपका जो स्टूडेंट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों के बीच में हमारा होता है भाई इंटरमीडिएट वेरिएबल, क्योंकि ये जो प्रोसेस कर रहे हैं इनके बीच में जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी कॉन्टेंट का आदान प्रदान हो रहा है, या भी जिस भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, या हमारा जो एनवायरमेंट है, ये क्या कहलाता है? आपका इंटरमीडिएट वेरिएबल कहलाता है। ओके, क्लियर? जो बीएस ब्लूम थे, इनकी थोड़ी सी
नैरो थिंकिंग थी, संकुचित दृष्टिकोण इन्होंने प्रस्तुत किया था। इन्होंने बताया कि एक आपका शिक्षक होता है, एक आपका शिक्षार्थी होता है, और थर्ड में इन्होंने क्या बताया, जो इंटरमीडिएट था वो सिर्फ इन्होंने किसको माना भाई, कैरिकुलम को माना। लेकिन यहाँ पे जो हमारा इंटरमीडिएट वेरिएबल है अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी, ये पूरे समाज की बात कर रहे हैं, पूरा इनका व्यापक दृष्टिकोण है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जॉन डीवी और बीएस ब्लूम के जो दृष्टिकोण है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लेकर, तो उसके अंदर ये आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है भाई टीचिंग अप्रोच। तो शिक्षण उपागम जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो शिक्षण कार्य करते समय विशेष उपाय या तरीके उपयोग करता है, उन्हें ही शिक्षा शास्त्र की भाषा में क्या कहा जाता है भाई, उपागम कहलाता है। शिक्षण जो उपागम है वो किसी भी एक पर्टिकुलर जो साइकोलॉजिस्ट है उसने प्रस्तुत नहीं किए हैं, बल्कि सभी ने कुछ 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 क्या करके आविष्कार करके उसको मॉडिफाई करके, तो सभी का जो मिला जुला रूप है वही हमारा क्या कहलाता है, शिक्षण उपागम कहलाता है। ओके, वो क्यों किए जाते हैं, क्योंकि जो शिक्षण कार्य है उसको प्रभावी बनाया जा सके, उसके अंदर नए नए प्रयोग करके उसको और प्रभावी बनाने का काम किया जाता है। शिक्षण उपागम के अंतर्गत हमारे क्या आ जाते हैं भाई, शिक्षण विधियां आ जाती हैं, जिसके अंदर आप लोग पढ़ते हो कि भाई आपकी पेस्टोलॉजी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, ये सारी विधियां आप लोग पढ़ोगे। आपको आगे अगर वीडियोस में आप लोग जुड़े रहेंगे, आप लोग अपना सपोर्ट करते रहेंगे, तो सारी शिक्षण विधियां भी मैं आपको करवाऊंगी। शिक्षण विधि एक साधन की भांति होती है। किसकी भांति होती है भाई, साधन की भांति। विषय वस्तु संगठित करके विवेकपूर्ण तरीके से कार्य उद्देश्य पूर्ति के लिए काम किया जाता है शिक्षण विधि के अंतर्गत। जबकि जो आपके शिक्षण सूत्र होते हैं, जो आपके मैक्सिमस ऑफ टीचिंग होते हैं, वो एक मार्गदर्शक का काम करते हैं, और शिक्षण सिद्धांत क्या बताते हैं, चलने का तरीका बताते हैं कि किस प्रकार से चलना है। ओके, जॉन डीवी की क्या मानना था, जॉन डीवी जी मानते हैं पद्धति वह तरीका है जिसके द्वारा हम लोग विषय वस्तु को संगठित कर निष्कर्षों की प्राप्ति करते हैं। जॉन डीवी बताते हैं कि टीचिंग मेथड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वे वो तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम विषय वस्तु को, जो भी हमें कंटेंट पढ़ाना है, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, और जिस भी हम जो रिजल्ट चाहते हैं, जो आउटपुट चाहते हैं, जो कंक्लूजन चाहते हैं, उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, शिक्षण मेथड कहलाते हैं, आपके टीचिंग मेथड कहलाते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट जो स्रोत सक्सेना है, उनका मानना है कि वह माध्यम है जिसके द्वारा एक शिक्षक अपनी विषय वस्तु को बालकों तक प्रेषित करता है और वह उसके उद्देश्य पूर्ति में सहयोग करती है। सरोज सक्सेना कहती है कि भाई शिक्षण विधियां क्या है, वो एक तरीका है जिसके द्वारा शिक्षक क्या करता है, वही बात अपने कंटेंट को, अपनी विषय वस्तु को, अपने सब्जेक्ट को अपने स्टूडेंट तक कम्युनिकेट कर पाता है, और जो भी उनका उद्देश्य है उसमें वो सफल हो पाते हैं। ओके, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि भाई आपका टारगेट क्या है, चंडीगढ़ टीजीटी पीजीटी को क्रैक करना, और उसके लिए मेरा टारगेट क्या है कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस देना। तो मैं क्या कर रही हूँ, इनको एक सबको संगठित करके आपके साथ क्या कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ, आपके पास इनको सेंड कर रही हूँ। तो ये जो मेरा तरीका है, ये मेरे क्या कहलाएंगे, टीचिंग अप्रोच कहलाएंगे, टीचिंग मेथड्स कहलाएंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, बाइनिंग का मानना है शिक्षण विधि शैक्षिक प्रक्रिया का गतिशील कार्य है ना। गतिशील तो हुआ ही भाई, स्टैटिक थोड़ी ना है, एक जगह स्थिर थोड़ी ना है, गतिशील है। गति के कारण ही क्या हो रहा है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। श्रीमती एस के कोचर का मानना है जिस प्रकार एक सैनिक को सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होता है, उसी प्रकार एक शिक्षक को सभी विधियों का ज्ञान होना चाहिए। यह उसके विवेक पर निर्भर करेगा कि वह कौन सी विधि अपनाएगा। बिल्कुल सही बात की गई है। जिस प्रकार से एक आर्मी सोल्जर होता है, तो उसको क्या पता होना चाहिए कि भाई जो गन है वो कैसे चलाई जाएगी, जो मिसाइल है वो कैसे चलाई जाएगी, उसके जो भी अस्त्र शस्त्र हैं उन सबको उसे ट्रेंड किया जाता है, सारी ट्रेनिंग उसको दी जाती है। तो इसी प्रकार से एक टीचर को भी सभी विधियों के बारे में पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, आप सभी लोगों को पता है भाई समावेशी शिक्षा को प्रमोट किया जा रहा है, क्लास में हर तरीके के बच्चे होते हैं, सबकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टीचर को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे में क्या होते हैं भाई, सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं, सभी व्यक्तियों में अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। तो सभी की जो उनकी जो कैपेबिलिटी है उसका ध्यान रखते हुए
कि भाई किस प्रकार से टीचर अपने आप को बच्चों के सामने प्रस्तुत करे कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा समझ पाए, तो वही क्या कहलाएगा, एक बेस्ट टीचर कहलाता है। ओके, क्लियर है। तो यहां तक मैंने आपको बेसिक करवाया है, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाली हूं यहां से आपके पास जरूर क्वेश्चन फंसेगा। देखिए, शिक्षण सूत्र मैक्सिमस ऑफ टीचिंग क्या होते हैं। हाउ टू टीच, सिखाना कैसे है। दे आर सिंपली द स्टेटमेंट ऑफ द वे विच टीचिंग एंड लर्निंग गो फॉरवर्ड। ये क्या है भाई, ऐसे स्टेटमेंट है, ऐसे तरीके हैं जिससे टीचिंग लर्निंग को फॉरवर्ड किया जाता है। ओके, प्राचीन काल से वर्तमान समय तक में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों के सामने जो समस्याएं आई तथा जिन समस्याओं के निवारण में उन्होंने जो उपाय, ये मैं आपको बता चुकी हूं, इसमें पढ़ने का कुछ नहीं है। ठीक है, क्या है इसमें कि भाई किसी एक पर्टिकुलर आदमी ने आपके शिक्षण सूत्र नहीं दिए हैं। एक शिक्षक प्राचीन काल में भी जब गुरु होते थे, शिष्य होते थे, गुरुकुल होते थे, तो वो अपनी बात को कहने का प्रयास करते थे। तो उस प्रयास में ही जो उनको समस्याएं आती थी, जो प्रॉब्लम आती थी बच्चों को समझाने में, तो उसके लिए वो क्या करते थे, विभिन्न विभिन्न उपाय करके उसको और बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करते थे। तो जो हमारे बड़े बड़े जो हमारे शिक्षा शास्त्री हुए हैं, कोमेनियस, पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल, जॉन डीवी, किलपैट्रिक, इन सभी ने संगठित करके क्या प्रस्तुत किए, आपके टीचिंग जो अप्रोच है वो प्रस्तुत किए, आपके शिक्षण सूत्र प्रस्तुत किए, आपके टीचिंग मेथड प्रस्तुत किए। ओके, क्लियर है। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा शिक्षण सूत्र आता है, मैक्सिमस ऑफ टीचिंग आता है, वो क्या आ जाता है भाई, सरल से कठिन की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये जो क्लासेज हैं आप लोगों के लिए इस प्रकार से डिजाइन की गई हैं कि आप लोग हिंदी मीडियम वालों और इंग्लिश मीडियम वालों दोनों को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर क्लासेस को कंटिन्यू चाहते हो तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा, वीडियोज को शेयर कीजिएगा, कमेंट डालिएगा। जितना ज्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे उतनी ही जल्दी आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवाने की मैं कोशिश करूंगी। देखिए भाई, फर्स्ट जो आपका शिक्षण सूत्र है वो क्या कहता है भाई, सरल से किधर चले, कठिन की ओर चले। देखो, अब बच्चे को शुरू में हम क्या सिखाते हैं भाई, उनको क्या सिखाते हैं, हम अल्फाबेट सिखाते हैं, है ना, वर्णमाला सिखाते हैं। उसके बाद ही उनको शब्द, शब्द से वाक्य, इस प्रकार से सिखाते हुए चलते हैं। ये नहीं है कि शुरुआत में ही बच्चे को हम वाक्य सिखाने लग जाएं। तो किधर चलते हैं, सरल से कठिन की ओर चलते हैं। पहले बच्चे को 9+2 करना सिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे को हम 9+2 इस प्रकार से सम देते हैं। फिर उसको 999, 222 इस प्रकार के सम देते हैं। फिर 999, 222, 333 इस प्रकार के सम देते हैं। यानी किधर चलते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं, ना कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ। दूसरा हमारा देखिए, दूसरा जो शिक्षण सूत्र है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले बच्चे को वो चीज सिखाओ जो उसको पता है, उसके बाद किधर लेकर के चलो, अज्ञात की ओर लेकर के चलो। मान लो कि अब हमें बच्चे को क्या सिखाना है भाई, बॉडी पार्ट सिखाने हैं। ओके, तो बॉडी पार्ट्स में सबसे पहले हम बच्चे को ये नहीं सिखाने लग जाते, लीवर और किडनी नहीं सिखाते। पहले उसको क्या सिखाते भाई, ये आईज है, ये नोज है, ये ईयर है, हेयर है, इस प्रकार से सिखाते हैं। ना कि उसको जो चीजें अज्ञात हैं उनकी तरफ नहीं लेकर के चलते, जिन चीजों से वो रूबरू हो रखे हैं उनको पहले बताते हैं। ना कि बच्चे को ये बताने लग जाए कि भाई हमारे शरीर में इतनी हड्डियां हैं, इतनी मांसपेशियां हैं, ये ग्रंथियां होती है, ये लीवर है, किडनी है, ऐसा नहीं सिखाते। ओके, जो पहले से चीज उसको नोन है वहां से उधर किसके चलते हैं, अज्ञात की ओर लेकर के चलते हैं। जो बच्चे को पहले से नॉलेज है उसके अंदर और मॉडिफिकेशन करके सिखाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। पहले बच्चे को क्या सिखाओ भाई, स्पेसिफिक। फिर किधर चलना है, जनरल की तरफ। ये देखो किस प्रकार से विशिष्ट, विशिष्ट में आ जाते हैं आपके एक प्रकार से जो एग्जाम्पल्स होते हैं। ओके, तो किधर चलना, एग्जाम्पल से रूल की तरफ चलना। बच्चे को पहले क्या सिखाएंगे हम, एग्जाम्पल, और फिर किधर चलेंगे, रूल की तरफ। जैसे कि हमें बच्चे को भाई क्या सिखाना है, शरीर के बाह्य अंग और आंतरिक अंग, ये पढ़ाना है हमें, इंटरनल ऑर्गेन्स और एक्सटर्नल ऑर्गेन्स। तो हम कैसे बताएंगे, पहले बच्चे को विशिष्ट जो उसके सामने जो उसको पहले अंग दिखा देंगे, हम उसको विशिष्ट बताएंगे। ठीक है, उसके बाद उसको किधर लेकर चलते हैं, सामान्य की तरफ। या फिर इसको इस प्रकार से समझो, जैसे कि हमें बच्चे को क्या सिखानी है भाई, संज्ञा सिखानी है। तो हम पहले क्या सिखाएंगे बच्चे को, देखो भाई ये लड़की है, ये लड़का है, उसके बाद ये रीना है, ये भाई ब्लैक बोर्ड है। ओके,
तो ये सब आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, नाम दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या थी भाई, ये विशिष्ट थी। और ये विशिष्ट से हम किधर जाना है, सामान्य की तरफ। तो ये सब क्या है भाई, संज्ञा है। ओके, उसके बाद में बच्चे को बताया जाता है। तो पहले हमने उसके सामने एग्जाम्पल दिए, फिर हम रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। जो आपके गेस्टाल्टवादी थे, आपसे पूछ लेता है कि पूर्ण से अंश की ओर ये मतलब कौन से जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने दिया है। तो किन्होंने दिया है, गेस्टाल्टवादी इसका समर्थन करते हैं कि भाई पहले हमें क्या चलना है, होल, और फिर होल से किधर चलना है, पार्ट्स की ओर। ओके, तो बच्चे को अगर पौधे के बारे में हमें पढ़ाना है, कोई प्लांट है, प्लांट के बारे में अगर पढ़ाना है, तो सबसे पहले उसको ये नहीं बताते कि भाई ये पत्तियां हैं, ये इसका तना है, ये इसके अंदर फ्लावर है, ऐसे नहीं बताते, फ्लावर है। ओके, उसको पहले कैसे बताते हैं कि भाई देखो ये इस प्रकार का एक पूरा पौधा है। ठीक है, पहले उसको क्या बताएंगे, पूरा पौधा दिखाएंगे। उसके बाद उसके एक एक पार्ट्स के बारे में उसको बताते हुए चलेंगे। भाई ये हमारे क्या है, लीव्स है, लीव्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसमें क्या होती है, फोटोसिंथेसिस में वो हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें बाद में एक एक टुकड़े से उसको आगे चलना सिखाते हैं। तो वो हमारा कौन सा होता है, पूर्ण से अंश की ओर। ओके, नेक्स्ट आता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, या मूर्त से अमूर्त की ओर। इंग्लिश में अगर आप बोलेंगे तो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट इसको बोलते हैं। तो देखो भाई, प्रत्यक्ष यानी जो हमें दिखाई दे रहा हो, मूर्त हो, जो बच्चे को दिखाई जाने वाली चीज हो, उस प्रकार से बच्चे को सिखाएंगे। और फिर जो उसका जो अननोन पार्ट है, वही बताया था ना मैंने, ज्ञात से अज्ञात की ओर वाला ही, यानी जो उसके सामने पहले प्रत्यक्ष है। जैसे कि अभी हमने प्लांट का एग्जाम्पल लिया था, तो प्लांट को पहले हमने क्या किया भाई, उसके जो उसकी जो प्लांट की जो इस प्रकार की जो बॉडी थी उसके बारे में बताया। उसके बाद ही मैंने उसको क्या बताया कि भाई क्या होते हैं, जो लीव्स होती हैं, लीव्स के अंदर आपका हरा कलर का जो पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। तो पहले मैंने उसको प्रत्यक्ष चीजें दिखाई हैं, उसके बाद अप्रत्यक्ष की ओर लेकर के चले हैं। ओके, नेक्स्ट है उदाहरण से नियम की ओर। पहले एग्जाम्पल बताइएगा, उसके बाद क्या बताइएगा, रूल बताइएगा। जैसे कि मैंने एक बच्चे को कहा भाई तुम दिन में क्या क्या एक्टिविटी करते हो, तो बच्चे ने बताया भाई मैं खाना खाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं गाना गाता हूँ। तो फिर बच्चे को बताओ, देखो ये खाना, खेलना, पढ़ना, गाना, ये सब क्या है, वर्ब्स हैं। ये सब क्या है भाई, वर्ब्स हैं। ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। तो यानी पहले उसको एग्जाम्पल दे दिए और फिर उसको रूल की तरफ लेकर के चल रहे हैं। तो ये जो ज्ञान होगा बच्चे के अंदर ज्यादा टाइम तक स्टोर रह पाएगा। नेक्स्ट आता है मनोवैज्ञानिकता से तर्क की ओर। तो पहले बच्चे को मनोवैज्ञानिक तरीके से, फिर उसको कहाँ लेकर के चलो, लॉजिकल की तरफ लेकर के चलो। ठीक है, तो एक ये भी रूल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहले बच्चे को मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाओ और फिर उसको लॉजिकल की तरफ लेकर के चलना है। नेक्स्ट आता है हमारा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण, पहले चीजों को तोड़ करके और फिर बाद में उसको सबको इकट्ठा करके संश्लेषित करके फिर बच्चे को सिखाओ। ओके, नेक्स्ट है भाई व्यवहारिकता से तार्किकता की तरफ। ये भी उसी प्रकार का है। पहले बच्चे को ऐसी चीजें सिखाओ जो बच्चे के जीवन से जुड़ी हुई है, उसके बाद उसको लॉजिकल थिंकिंग की तरफ लेकर के चलो। ओके, नेक्स्ट है अनिश्चित से निश्चित की तरफ, इनडेफिनेट टू डेफिनेट की तरफ। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास 10 क्या थे भाई, मैक्सिमस ऑफ टीचिंग थे, शिक्षण सूत्र थे। उम्मीद करती हूँ आपको सारे समझ में आ गए होंगे, यहाँ पर आप लोग गलती नहीं करेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा चलने वाला है शिक्षण सिद्धांत, टीचिंग प्रिंसिपल। तो उनके बारे में भी आप लोग एक एक करके देखते हुए समझते हुए चलिएगा। फर्स्ट जो हमारा आता है, और देखो कल मैंने आप लोगों के लिए क्लास नहीं ली थी तो उसकी कमी मैंने आज पूरी कर दी है। आज आपकी जो क्लास है वो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो आप लोगों को क्लास कंप्लीट देखनी है क्योंकि हमने 2 से 3 टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, देखिए भाई, जो टीचिंग प्रिंसिपल है, जो शिक्षण सिद्धांत है आपके, वो पहला जो सिद्धांत है आपके सामने, ये जरूरी नहीं भाई ये पहला ही सिद्धांत हो, ये मैंने लिख रखे हैं, आपके लिखने का तरीका कुछ और हो सकता है। तो फर्स्ट जो सिद्धांत आता है हमारे पास, रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। कि जब हमें बच्चे को पढ़ाना है तो पहले उसका क्या करना पड़ेगा भाई, इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। क्या डेवलप करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। जितना ज्यादा बच्चा इंटरेस्ट लेकर के चीजों को सीखेगा उतना ही ज्यादा वो चीजों को लंबे समय तक याद भी कर पाएगा, मेमोराइज भी कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्रियाशीलता का सिद्धांत। बच्चे को कुछ भी सिखाते हैं तो उसको खुद करके सिखाओ।
ठीक है, करके सीखने के ऊपर बल दो। ये हमारा क्या कहता है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी बच्चे को भी क्या रखो, एक्टिव रखो, उसको भी ऑपरेट रखो। नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। जब कोई भी टीचर टीचिंग करेगा, आप लोग भी आने वाले वक्त में टीचर बनोगे, तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि भाई सभी जो बच्चे हैं वो एक समान नहीं है, सभी में क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं, सभी की नीड्स अलग अलग होती हैं। हो सकता है आपकी क्लास में कोई दिव्यांग बच्चा भी हो, तो उसकी भी जरूरतों का आपको ध्यान रखना है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, ओके। हो सकता है कोई बच्चा आप लोगों की क्लास में बहुत ही गॉड गिफ्टेड हो, प्रतिभाशाली हो, और एक बेचारा बिल्कुल जिसको मतलब थोड़ा सा लेट समझ में आता हो, तो उन दोनों का ही आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है टीचिंग के टाइम पे। नेक्स्ट आता है नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, कि कुछ भी आपको पढ़ाना है तो पहले प्लान करके आओ, ये नहीं भाई सीधा आए और पढ़ा दिया। कोई भी चीज आपको पढ़ानी है तो उसको एक प्लानिंग से पढ़ाना पड़ेगा। जो एक पंचपदीय जो परियोजना दी है इकट्ठा करके, वो हमारे किसने दी है भाई, हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है, वो भी आपको ध्यान रखनी है। हर्बर्ट स्पेंसर ने एक पंचपदीय योजना बताई है, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि भाई चीजों को प्रस्तुत कैसे करना है। आप लोगों ने बीएड की होगी तो उस टाइम पे भी आपने देखा होगा ना, जब असाइनमेंट वगैरह बनाते थे तो पहले प्लानिंग करते हैं, ठीक है, प्रस्तुतिकरण उसके बाद में करते हैं। तो इस प्रकार का आपको ध्यान रखना है कि प्लानिंग होनी चाहिए कोई भी कंसेप्ट समझाने से पहले। अब जैसे मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आई हूँ, तो पहले मैंने प्लानिंग की है, आपके सिलेबस को देखा है, फिर मैंने ये टॉपिक्स हैं इनके नोट्स तैयार किए हैं, फिर मैंने आप लोगों के लिए क्लास प्लान की है। तो ये सब क्या होता है, एक प्लानिंग के तहत होता है। नेक्स्ट आता है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। जीवन से जोड़ करके सिखाओ। जैसे कि मैंने आपको वर्ब का एग्जाम्पल दिया था, क्रिया का एग्जाम्पल दिया था, क्रिया हमें सिखानी है तो बच्चे से ही आप अलग अलग एक्टिविटी करवाओ। बच्चा खुद बताएगा कि हाँ भाई अब मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, अब मैं किताब पढ़ रहा हूँ, अब मैं कविता गा रहा हूँ। तो उसके जीवन से संबंधित करके बच्चे को चीजें सिखाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगी और उसके व्यवहार में भी वो प्रयोग कर पाएगा। ओके। नेक्स्ट है अभ्यास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। आप सभी ने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो अभ्यास का सिद्धांत, अगर बच्चे को कुछ नहीं आता है तो उसको क्या करवाओ भाई, अभ्यास करवाओ, बच्चा सीख जाएगा। नेक्स्ट है उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत, कि जो भी हम ऑब्जेक्टिव्स लेकर के चल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका चंडीगढ़ टीजीटी पीजीटी पीआरटी में भी इवन जो आने वाला है, तो उसकी क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ से निकल जाएं। उसी उद्देश्य पूर्ति के लिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो नेक्स्ट होता है हमारा उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट है भाई लोचशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी। लोचशीलता से क्या समझते हो कि भाई जो नियम है, जो परिवर्तन है, उनके अंदर परिवर्तन हो सकते हैं रूल्स के अंदर, ये नहीं कि वो बिल्कुल रिजिड है। अब मैं बिल्कुल आपको पहले हिंदी में समझाते हुए चल रही थी, तो मुझे रिजिड नहीं होना है कि मैं तो हिंदी में ही समझाऊंगी आपको, मुझे आपकी जरूरतों का भी ध्यान रखना है, लोचशीलता होनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट आता है भाई प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ये तो हर फील्ड में जरूरी है, आप लोग भी पढ़ रहे हो तो आपको भी मोटिवेशन चाहिए। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो उसको पढ़ाने के लिए भी मुझे क्या चाहिए भाई, मोटिवेशन चाहिए। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ओके। जो मोटिवेशन होते हैं आपके वो दो प्रकार के होते हैं, मैं पहले की क्लासेस में बता चुकी हूं आपको। एक तो आपके बाह्य प्रेरक होते हैं और एक आपके क्या होते हैं भाई, आंतरिक प्रेरक। आंतरिक प्रेरक में आपके कौन से आते हैं, बाह्य प्रेरक में क्या आते हैं, जो आपके पद हो गए, सजा हो गई, पुरस्कार, ये आपके बाह्य प्रेरक में आते हैं। और आंतरिक प्रेरक में जो आपके मन से और ज्यादा लॉन्गर टाइम तक कौन सा स्टेबल रहता है, कौन सा अच्छा माना गया है, आंतरिक प्रेरक माना गया है। ओके। नेक्स्ट है भाई क्रमबद्धता का सिद्धांत, कि जो भी चीजें सिखा रहे हैं उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको वर्ण वाला एग्जांपल दिया था, पहले वर्ण स्वर पढ़ाते हैं, फिर उसको शब्द पढ़ाते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, फिर उसको वाक्य पढ़ाते हैं। तो क्या होना चाहिए, एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। नेक्स्ट है भाई छात्र केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग। ये तो आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपका जो एनसीएफ 2005 है वो भी इसको प्रमोट करता है, एनईपी 2020 भी इसी को ध्यान में रख करके बनाई गई है, कि जो छात्र है उसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, उसको जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करवानी चाहिए, टीचिंग करवानी चाहिए। ओके।
नेक्स्ट है विषय वस्तु के चयन का सिद्धांत, सिलेक्शन का जो आपका प्रिंसिपल है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये थोड़ी ना है हम बच्चे को कुछ भी पढ़ा देंगे, भाई उसकी हम एज देखेंगे, भाई वो किस एज ग्रुप का बच्चा है, किस क्लास ग्रुप का बच्चा है, उसकी कैपेबिलिटी कैसी है, हमें उसे किस सब्जेक्ट में माहिर करना है, तो उसी के अनुसार ही हम क्या करते हैं अपने कंटेंट का चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है भाई उपयोगिता का सिद्धांत, कि जो हम उसको पढ़ा रहे हैं वो उसके यूज भी होने वाला है या फिर वो ऐसे ही चला जाएगा। तो इन सभी सिद्धांतों का एक टीचर को ध्यान रखना चाहिए। तो भाई ये थे आज के टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, साथ में वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आप लोगों से मिलती हूँ कल दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।